Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 12, that is the muscular system and digestive system in human beings. Students, यहाँ तक हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में. ओके हमने देखा था वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स में हमने 3 टाइप्स ऑफ मसल्स देखे थे. ओके सो आज हमें देखना है यहाँ से, ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 में वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी. सो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो. ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है. हाउ डू मसल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, जो मसल्स हैं अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, वो अपना काम कैसे करते हैं. सो फॉर द बॉडी मूवमेंट्स द मसल्स ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं. इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स. ठीक है, ओके. सो लाइक व्हेन सम मसल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप शो रिलैक्सेशन, वो आगे हम देखेंगे. सो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ओरली बताया मैंने आपको. सो क्वेश्चन आंसर का वीडियो तो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, अलग से वीडियो बनाऊँगी डाइजेस्ट का आपके, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके सो आगे देखते हैं हम, एक्टिविटी दी गई है वो देखते हैं. होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो, मतलब आपका जो ऐसे हाथ है वो ऐसे नहीं रखना है, उसको पूरा स्ट्रेट रखना है. ऐसे जैसे आप हाथ फैलाते हो वैसे आपको पूरा स्ट्रेट कर देना है. कितना, 180 डिग्री. तो 180 डिग्री तो आपको पता ही है स्ट्रेट होता है. ठीक है, ज़ीरो से यहाँ पे स्टार्ट होगा, अगर इस तरीके से यहाँ पे आके 180 आएगा. अगर आप एंगल बनाते हो तो आपको पता ही है 180 ऐसे आएगा. पूरे स्ट्रेट में ऐसे आपको कर देना है. ठीक है, और क्या करना है, अपने फिस्ट को क्लोज करके रखना है, मुट्ठी बांध के रखनी है, ऐसे हाथ फैला के और मुट्ठी बांध के रखनी है. ओके, बेंड द आर्म एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री. उसके बाद क्या करना है आपको, जब ऐसे स्ट्रेट किए रहेंगे तो एल्बो के थ्रू आपको इस तरीके से क्या करना है, आपको 90 डिग्री पे आपको ऐसे करना है. यानी कि 90 डिग्री पे आपको अपने जो आपका हाथ है, आर्म है, उसको इस तरीके से बेंड करना है. ऐसे मान लीजिए ये आपका हाथ है तो ये 90 डिग्री हुआ ना, ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बनेगा कुछ. ठीक है, तो आपको अपने हाथ को ऐसे लाना है. टच द शोल्डर विद योर फिंगर्स ऑन सेम साइड, जिस साइड आप अपने हाथ को इस तरीके से कर रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट जिस साइड कर रहे हो, जिस हाथ का चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उस साइड का आपको क्या करना है, शोल्डर, जो ऊपर का आपका शोल्डर है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसे आपको टच करना है अपने फिंगर्स से. ठीक है. मसल्स ऑफ विच पार्ट ऑफ योर आर्म कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द अबव 3 एक्शन, जब आपने ये 3 एक्शन किया तो किस साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किस साइड का जो आपका मसल है वो रिलैक्स हुआ. अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्या होता है, मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में बता दिया था. ओके, तो आपको इन तीनों में से जब आप ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके का आपका जो यानी कि जो मसल्स है वो किस तरीके से इस तरीके से उभार में आया और किस तरीके से किधर ऐसा रिलैक्स हुआ, किस तरह उभार आया, किस तरफ ऐसा रिलैक्स मोड में आया आपका मसल्स. तो अब जब आप ये करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. ठीक है, तो आगे समझते हैं. और सो मैं आपको बता दूं, विद दिस एक्शन द मसल्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. ये आप मतलब कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बारे में यहाँ पे बता रहा है, तो अभी मैं आपको उसका पिक भी दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा. मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स. ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे आ गया. ओके, सो आंसर समझते हैं इसका यहाँ पे. When some muscles contract, other muscles of the same group relax. This is how muscles help in the proper performance of the various functions of our body. The muscles on the front of the bone in our upper arm is called the biceps. तो यहाँ पे देखो, ये जो अपर आर्म का है ये वो क्या कहलाता है, बाइसेप्स. ओके, और द मसल्स एट द बैक इज कॉल्ड द ट्राइसेप्स. अब ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या है वो मैं आपको पिक के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा. अब आप यहाँ पे देखिए, जब आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इस तरीके से मूवमेंट हो रही है बॉडी की, तो एक तरफ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है. ठीक है, तो यही तो मैंने आपको समझाया कि जो मसल्स हैं वो एक साथ काम करते हैं. जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है, जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहला रिलैक्स होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा. ओके,
अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखिए, ये जो है यही आपका बाइसेप्स है, ये ऊपर वाला। क्या बताया था मैंने इसका, अभी हमने पढ़ा, सो द मसल इन द फ्रंट ऑफ द बोन ऑफ अपर आर्म, आर्म के ऊपर में, ठीक है, मतलब ऊपर साइड में, ये जो है वो बाइसेप्स होता है। बोलते हैं ना जिम वाले, मतलब मेरे इतने बाइसेप्स हो गए, इतने बाइसेप्स दिखने लगे, ठीक है, डोले शोले, जो बाइसेप्स ये ऊपर वाला जो होता है वो बाइसेप्स होता है। और ये नीचे वाला जो होता है, ये नीचे का जो इस तरीके से हमको दिखता है उभार, ये इस तरीके से, वो क्या होता है, वो ट्राइसेप्स, मीन्स द मसल एट द बैक ऑफ द बोन। ये जो बोन है इसके बैक साइड, पीछे साइड जो है, मैंने क्या बताया इसका डेफिनेशन, द मसल एट द बैक ऑफ द बोन ऑफ अपर आर्म। तो आर्म के इस तरीके से जो बैक में रहता है वो होता है ट्राइसेप्स, और जो ऊपर में होता है वो होता है बाइसेप्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हुआ, और इस तरीके से ये मिलके काम करते हैं मसल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका समझा दिया कि मसल्स जो फ्रंट में होते हैं अपर आर्म के, उन्हें बाइसेप्स कहते हैं, जो बोन के नीचे साइड में होते हैं उसे ट्राइसेप्स कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ मसल्स दिए गए हैं, हमारे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। देखिए ये चेस्ट मसल है अगर हम यहाँ पे बात करें, और ये जो वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ का जो मसल होता है ये डेल्टॉइड है। और ये पूरा इस तरीके से जो मसल्स बनाया जाता है, जो होता है, ये एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, ठीक है। ये आप देख पाते हो, जो बोलते हैं सिक्स पैक, उस तरीके से ये। और ये वाला जो हमारा मसल्स यहाँ पे होता है, ये होता है, आप देखते होंगे हमारा हाथ यहाँ पे मोटा दिखता है, फिर इधर मोटा दिखता है, ठीक है। तो ये होता है फ्लेक्सर्स, और ये है बाइसेप्स, ये मैंने पहले ही बताया ये पूरा। और ये जो पार्ट है ये पूरा, ये इतना ज़्यादा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। ये जो पूरा थाई का ये है वो है क्वाड्रिसेप्स। और ये भी यहाँ पे जो है ये इस तरीके से, यहाँ पे हाथ पे भी इसको बोलते हैं फ्लेक्सर्स, और यहाँ पे इसको भी बोलते हैं फ्लेक्सर्स, ओके। तो ये अलग अलग मसल्स हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कार्डियक मसल्स डू नॉट मूव, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया व्हाट वुड हैपन इफ, क्या होगा अगर जो कार्डियक मसल है ये मूव ना करे, तो कार्डियक मसल ही अगर मूव ना करे तो क्या होगा। तो इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं, सो इफ कार्डियक मसल्स डू नॉट मूव, द हार्ट विल स्टॉप इट्स बीटिंग, देयर विल बी नो ब्लड सप्लाई ऑफ वाइटल यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, एंड द डेथ विल फॉलो। तो अगर कार्डियक मसल मूव नहीं करेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कार्डियक मसल है हमारा वो अगर मूव ही नहीं करेगा तो क्या होगा, जो हार्ट बीट है वो रुक जाएगी, यानी जो हार्ट बीट होती है, पंपिंग होता है, जो ब्लड सप्लाई करता है, वो ब्लड सप्लाई जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन से जो हमारे ब्लड तक जाता है, पूरे सर से लेके पाँव तक जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रुक जाएगा। और ब्रेन में जब इस तरीके से आप देखते होंगे, अगर खून की सप्लाई होना बंद हो जाता है, या खून का बोलते हैं खून का दौड़ा बंद हो गया, तो वो क्या होता है, फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने समझा। अब कार्डियक मसल क्या है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, कार्डियक मसल, ठीक है। ये देखिए हार्ट और कार्डियक मसल, ये वाला यहाँ पे जो इसमें रहता है, ये हेल्प करता है इस मसल को, इस मसल ये जो हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट में हेल्प करता है, ओके। सो ये है कार्डियक मसल, आप भूल गए होंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था, इसलिए मैंने आपको वापस से वो समझा दिया एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड एंटर्स द स्टमक एंड द स्टमक मसल्स डू नॉट मूव। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब व्हाट वुड हैपन इफ, क्या होगा अगर फूड एंटर होता है हमारे स्टमक में, बट जो स्टमक के हमारे मसल्स हैं वो मूव ना करें तो क्या होगा। तो ये मसल्स कितने इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है। सो आंसर इज इफ द मसल्स ऑफ द स्टमक फेल टू फंक्शन, द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड विल स्टॉप। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है, प्रोसेसिंग होता है, वो रुक जाएगा। द फूड विल नॉट बी डाइजेस्टेड एंड सेंट फर्दर। हमारा फूड क्या होता है, जैसे ही अंदर जाता है वो डाइजेस्ट होना, जो हमारे मसल्स है वो मूव करते हैं इधर उधर, और क्या होता है, वो जो फूड होता है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है ना, तभी हम खाना खाते हैं, तो कैसे हमें एनर्जी मिलती है। और एक दिन भूखे रह के देखो क्या होता है फिर। सो इट विल रिमेन इन द स्टमक एंड गेट, क्या हो जाएगा फिर, डिकेड। दिस विल कॉज हार्म टू द हेल्थ। अगर हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आगे पहुंचेगा नहीं, सॉल्युबल फॉर्म में होके आगे पूरे बॉडी तक नहीं पहुंचेगा, एक ही जगह पे रहेगा, वो कैसा हो जाएगा, वो डिके होने लगेगा, एक ही जगह पे पूरे मतलब सड़ने लगेगा,
और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। लेकिन होता क्या है, जो हमारे मसल्स हैं हमारे पेट के, वो क्या करते हैं, स्टमक के जो मसल्स हैं वो इधर उधर मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फूड होते हैं वो डाइजेस्ट होने में हेल्पफुल होता है उसके लिए, और तो हम ठीक ठाक रहते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे दिया गया है। मसल्स ऑफ आवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। हमारे मसल्स कैसे होने चाहिए बॉडी के, स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होने चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छे होने चाहिए काम, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, यू कैन से। Our diet must include proteins and carbohydrates in sufficient quantity for the proper growth and repair of muscles. अब मसल्स जो जिम वाले बनाते हैं, तो क्या ऐसे ही रूखी सूखी खा के उनका ऐसा मसल्स बनता है, उनकी ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स उनके सिक्स पैक ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं, वो प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना चाहिए क्वांटिटी में, अच्छा खासा वो खाना लेते हैं अपनी, ठीक है, ताकि उनके जो मसल्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ हो सके, वो रिपेयर हो सके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो जिम पर्सन है, एक्टर्स हैं जिनको रेसलिंग करनी है, दंगल लड़ना है, सिर्फ वही नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज, और ये सब करने के लिए क्या ज़रूरत है, एक्सरसाइज और प्रॉपर फूड में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स लेना जरूरी है अगर हमें मसल्स बनाने हैं। अब प्रोटीन्स में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स में क्या क्या आता है, जैसे आपको पनीर चीज़ें लेनी चाहिए, दूध लेना ज़रूरी है, और दूध की से बनी चीज़ें ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स में से आपको जो वीट होता है उसकी रोटी खाना ज़रूरी है, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जिन चीज़ों से, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ 6th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से। वी मस्ट सीट विद अ स्ट्रेट बैक, आपको कैसे बैठना चाहिए, एकदम 90 डिग्री का जैसा एंगल होता है वैसे बैठना चाहिए। मान लीजिए ये आपका सर, और इस तरीके से आपको ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है। ऐसा ऐसा झुक के नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, कि आपका सर यहाँ पे, पीठ ऐसे और ऐसे बैठे हुए हैं, या इतना भी नहीं बैठे, एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए, ओके। अगर आप कभी ध्यान देना, अगर ऐसे झुक के बैठे रहते हैं ना, तुम्हारा जब उठने लगते हैं ना तो कमर बहुत दर्द करने लगता है, ठीक है। हाँ, सो इट मेक्स, रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए, एंड नॉट विद द बैक हंच और बेंट, हमारी जो बैक है उसे ऐसे हंच करके, यानी ऐसे जैसे हंच, यानी कि जो इस तरह से हंच होता है जैसे कैमल के ऊपर होता है, इस तरीके से कैमल के ऊपर होता है ना, तो वो वही बोला जा रहा है कि इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, या फिर ऐसे बेंट करके अपने पीठ को, यानी बैक को से बेंट करके नहीं बैठना चाहिए। अदरवाइज ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बॉडी में, यानी जो वर्टिब्रेट होता है, हमारा जो बैकबोन होता है, उसमें क्या होने लगता है, उसके स्ट्रक्चर में धीरे धीरे चेंजेस होने लगता है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप बैठोगे तो वैसे वैसे ही वो उसी शेप में आ जाएगा, स्ट्रेट रहोगे तो स्ट्रेट ही रहेगा। अब धीरे धीरे आप उसको इस तरीके से करोगे तो वो तो इस तरीके से चेंज होने लगेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। मसल्स इन द शोल्डर एंड बैक बिगिन टू हर्ट, मसल्स जो होते हैं शोल्डर के वो क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, हर्ट, मतलब दुखने लगते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम में ऑल्सो अराइज, और जितने भी वर्टिबल कॉलम यानी कि जो पीछे की हड्डी है, बैकबोन है, वो क्या वहाँ से, मतलब यहाँ जो हमारे यहाँ जो गर्दन है, पीछे नेक है, वहाँ से लेके ये जुड़ा होता है पूरा नीचे तक, ठीक है, बैक तक। तो वो कहीं आपको इधर शोल्डर की तरफ दर्द होने लगेगा, इधर दर्द होने लगेगा, कमर पूरा दर्द होने लगेगा, इस तरीके से पूरा दर्द होने लगता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के दौरान मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड, और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो देखोगे कि जो मसल्स, मतलब कि जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और तेज़ी से उसमें मसल्स के जो होते हैं मूवमेंट्स वो बढ़ जाती है। ब्रीदिंग टू, और हमारी सांस भी तेज़ी से बढ़ने लगती है, और ज़्यादा तेज फास्ट हो जाती है हमारी ब्रीदिंग, सांस लेना भी आप जल्दी जल्दी करोगे। ensuring a sufficient supply of oxygen and nutrients to various parts of the body। अब देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज करने के लिए बोला क्यों जा रहा है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो जो हमारी बॉडी के जो हमारे हार्ट है, हमारे हार्ट के जो यहाँ पे मसल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो बहुत तेज़ी से अपना काम करने लगते हैं, फंक्शन तेज़ी से करने लगते हैं, और सांस तेज़ी से आप लेने लगते हो, तो ज़्यादा ज़्यादा आप ऑक्सीजन अपने अंदर इनटेक कर पाते हो, ज़्यादा ज़्यादा इनहेल कर पाते हो ऑक्सीजन को, और आपकी जो बॉडी में पूरे एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्या होती है, ख़त्म होती है, ताकि आप और भी ज़्यादा, मतलब पूरे बॉडी में अच्छे से पूरा वो बॉडी में डिज़ोल्व हो रहा है, पूरे बॉडी में वो पूरा फैल रहा है, वो जो भी आपके अंदर एनर्जी है पूरे बॉडी में फैल रहा है, तो आप और भी एनर्जी ले पाओगे, ठीक है। अगर एनर्जी आपके पास जो है, आपने खाना खाया हुआ है वही नहीं डाइजेस्ट हुआ है, तो आप दोबारा खाना खाने में आप कैसे खाओगे, ठीक है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो, प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, प्रॉपर एनर्जी खत्म होगी, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और ले पाओगे। इसीलिए यहाँ पे एक्सरसाइज बोला गया कि इंपॉर्टेंट है।
द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। तो देखो यहाँ पे मायोलॉजी क्या है, ये अगर आप मसल्स की जो लोग स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं मायोलॉजी। जैसे कि आप अलग अलग स्टडी की जाती है अलग अलग चीज़ों पे, तो उसको मतलब यहाँ पे उसको बोलते हैं, जैसे बायोलॉजी हुआ, जो प्लांट्स वगैरह पे करते हैं स्टडी तो वो बायोलॉजी होता है। और ऐसे ही ये क्या हुआ, मायोलॉजी जो इस पे करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्ट होना मसल्स का ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी, एक जगह पे सिकुड़ना, ठीक है। The largest muscles of our body is in the thigh. The smallest muscle is attached to a bone in the ear called stapes. जो सबसे, ये एक जनरल नॉलेज की तरह क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो लार्जेस्ट सबसे लंबा जो मसल है हमारी बॉडी में, हमारी थाई में है वो, और जो सबसे छोटी मसल है वो कहाँ पे अटैच्ड है, हमारी ईयर के बोन में, जिसे क्या कहते हैं, स्टेपीज। अब ये मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, अब आप मुझे बताओ इतनी लंबी जो यही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इतना लंबा और कौन सा है, ये इतना सा है, ये इतना सा है, ये इतना सा है, इधर का इतना सा, फिर ये चेस्ट का इतना सा, इधर छोटू छोटू हैं, इधर इतना सा है, सबसे लंबा तो यही हुआ। और ये ईयर वाला जो बता रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ईयर का, ये जो हमारा ईयर है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये क्या होता है, ये रहता है हमारा जो स्टेपीज है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी। क्या होता है जो फूड को हम मतलब जो फूड हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है। सो आंसर इज द फूड दैट इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये आपने पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में, फिर मैं आपको भी पिक दिखा दूंगी। द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। और वो क्या होता है, जो फूड हम अंदर लेते हैं डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, फिर वो क्या होता है, जो उससे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। डाइजेशन के दौरान वो क्या होता है, पूरे ब्लड उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर पूरी बॉडी में वो ब्लड क्या करता है, फैलाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, डज दिस फूड मिक्स एज इट इज़ विद द ब्लड। तो यस, मतलब कि एज इट इज़ नो मीन्स कि एज इट इज़ नहीं, सॉल्युबल फॉर्म में जब हो जाता है तो। सो आंसर इज, इसका क्या आएगा, आंसर इज नो, इट इज एब्सॉर्ब्ड ओनली आफ्टर इट इज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी टेकन इन द ब्लड। कहने का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या जैसे ही आप एज इट इज़, यहाँ पे एज इट इज़ जैसे आपने खाया, जैसे आपने चावल खाया ऐसे अक्खा अक्खा अक्खा, ठीक है, और कुछ मान लीजिए पेरू खाया कुछ तरीके से, तो क्या ऐसे अक्खा अक्खा ये ब्लड में मिल जाएगा क्या, नहीं। तो ये क्या होता है, जब हम खाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे चर्न होते होते, चर्निंग प्रोसेस होती है, एकदम सॉल्युबल फॉर्म में एकदम पतला लिक्विड बनता है, फिर वो हमारे ब्लड से मिक्स होता है और फिर पूरे बॉडी में वो फैलता है, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स को वो जाता है। कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म एंड इट्स अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है कि फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल फॉर्म में, एकदम पतला एक लिक्विड में, और जो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यही क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन कब होता है, जब पूरा सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है और ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू। तो द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ये कितना है, 9 मीटर लंबा होता है। इट्स मेन पार्ट्स आर द माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, ये सब मैं आपको बता देती हूँ। The salivary glands, liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. ये अगर आपको याद होगा तो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका, ये यहाँ पे जो होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, जहाँ से आपका जो वो लार होता है, पतला सलाइवा होता है, वो उसका ये ग्लैंड होता है, उससे ये सलाइवा निकलता है जो हमारे फूड को बॉल बनाने में हेल्प करते हैं। ये हमारा लीवर होता है, और ये होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, जिसके थ्रू फूड यहाँ पे स्टमक के थ्रू आता है, ठीक है। फिर यहाँ से जाके वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लॉन्ग जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें फिर उसके थ्रू एनस, और उसके बाद मतलब कि रेक्टम के थ्रू वो जो एक्टम, उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस के थ्रू वो जो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से।
ओके, ये सारी चीज़ें हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे जो ये पार्ट्स हैं वो सब के सब यहाँ पे लीवर एंड पैंक्रियाज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनाल। वो एलिमेंट्री कैनाल जो ये फूड पाइप है जो इस तरीके से, वही। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमेटिकल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। तो ये अलग अलग जो ऑर्गन्स अभी मैंने आपको दिखाया, तो वो सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम है और सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, डाइजेशन का फंक्शन, वो मतलब डाइजेशन का जो कार्य, इतने सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब मिलके करते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड एट ईच स्टेज देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक रोल। तो यहाँ पे अलग अलग जो हमारे मतलब कि जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग उनका स्टेज है, एक के बाद एक का काम दूसरा होता है, एक का काम दूसरा होता है, एक का काम, जितने बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं, तो जाके हमारा डाइजेशन प्रोसेस ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, सो सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है, हर बॉडी ऑर्गन्स का, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका अलग अलग काम है, वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, उनका सारे जो ऑर्गन्स है हमारे। सो ये स्टडी हम करते हैं, लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला जो टीथ है, यहाँ पे एक एक करके सबका देखेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है सबसे टीथ, जिसके थ्रू च्यूइंग करते हैं अपने फूड को, जो सबसे स्टार्टिंग का काम है ये दांत का, पहले उसको डिटेल में देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। ओके, सबसे पहला काम तो यही करता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, नेमली इंसाइजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 4 हैं, देखो यहाँ पे ये हमारे जो दांत है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जॉ, आपको पता ही है पूरा का पूरा ये जो पार्ट है जिसको जॉ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये, तो ये क्या है, इनेमल, ओके। और ये जो यहाँ पे आप येलो वाला देख रहे हो ये डेंटिन, और ये हमारे ये तो गम्स, ये आपको पता ही है। फिर यहाँ पे ये जो हमारा ये बोन है, और ये क्या है, ये रूट, ये वाला, ठीक है। ये जो यहाँ पे ऊपर में रहता है, जस्ट मिनट, ये हमारा रूट है, यहाँ पे ये वाला जो अंदर का पार्ट है ये रूट है। और ये जो दांत के बाहर में रहता है ये वाला, ये गम है, ऊपर दांत के जो ऊपर दिखता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला लेयर है जिसपे हम ब्रश करते हैं, जो बाहर से दिखता है, उसको बोलते हैं इनेमल। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं टीथ के बारे में। सो वही है यहाँ पे अलग अलग। अब इंसाइजर क्या है, कैनिन्स, प्रीमोलर्स। तो यहाँ पे देखो ये सामने के जो 2 होते हैं जिससे हम कुछ चीज़ को बाइट करते हैं, उनको बोलते हैं इंसाइजर। और ये जो उसके बाजू में थोड़ा सा इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से थोड़ा नुकीला होता है, उसको बोलते हैं कैनिन। और उसके बाद के जो ये थोड़े से इस तरीके से दिखते हैं वो होता है प्रीमोलर। और लास्ट का जो होता है, जो लास्ट में हमारे दांत आते हैं, वो सबसे लास्ट में आते हैं, वो होता है मोलर। अब देखो आप, सबसे पहले यही 2 दांत आते हैं ना, छोटे बच्चों को देखो, 2 ऊपर आते हैं, 2 नीचे में आते हैं। तो जो 2 नीचे में है उनको क्या बोला गया है यहाँ पे, इंसाइजर। और यहाँ पे उसके बाजू में जो है ये क्या है, कैनिन। और उसके बाद जो 2 थोड़े मोटे मोटे होते हैं वो प्रीमोलर, और उनसे भी जो मोटे हैं वो है मोलर, ठीक है, जिनके थ्रू हम यहाँ पे लास्ट में ये इनसे कुछ भी हार्ड खाना रहता खाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ईच टाइप ऑफ टूथ हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। सबका अब अलग अलग काम है, जितने भी दांत हैं यहाँ पे सबका अलग अलग काम है। ओके, ईच टूथ इज कवर्ड बाय अ हार्ड सब्सटेंस। सारे जो दांत है एक हार्ड सब्सटेंस से कवर हैं। इनेमल इज मेड ऑफ अ कैल्शियम सॉल्ट। ये जो इनेमल है, इनेमल मैंने आपको बताया जो ऊपर का, जो हमारा ऊपर का हिस्सा दिखता है वाइट वाइट, ठीक है, जिसपे ब्रश करते हो, तो वो किससे बना होता है, वो बना होता है यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट से। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन और सलेवरी एमिलाइज। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या बोला गया, सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम क्या होता है, सो देखो जो एंजाइम होता है ना, मीन्स एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एक्चुअली, तो ये लिविंग थिंग्स में ही होते हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शन बढ़ा देते हैं, मतलब जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, टाइलिन और सलेवरी एमिलाइज। सो टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोज। तो ये जो टाइलिन है, पटाइलिन, तो वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को किसमें, शुगर में, जिसे माल्टोज कहते हैं।
जो स्टार्च होता है, स्टार्च, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में, जिसे कि माल्टोज कहते हैं। सो एंजाइम्स क्या है, अब यहाँ पे दिया गया, एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिज्म हो कोई भी लिविंग थिंग्स, तो उसकी बॉडी में ये सिक्रेट होता है, निकलता है खुद, ठीक से, मतलब कि खुद से, ये एक केमिकल की तरह, ठीक है, विच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, जो कि क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। दे एक्ट एज कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द, अभी कैटालिस्ट क्या है, मतलब वही कि जो डाइजेस्ट करने के लिए फटाक से, मतलब स्पीड अप बढ़ा देता है डाइजेशन का। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फूड मटेरियल्स। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो फूड मटेरियल हैं उसको चेंज करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये क्या करते हैं, ये इम्पॉसिबल है विदाउट एंजाइम्स, यही इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। दे आर मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये ज़्यादा एक्टिव कब रहते हैं, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, जब नॉर्मल रहता है, कूल रहता है। बाकी की जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। और बाकी की ये जो यहाँ पे थोड़े से दिए गए हैं ये हम बहुत डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हम समझेंगे जो भी प्रोसेस है, किस किस बॉडी ऑर्गन्स का क्या काम है, वो हम देखेंगे डिटेल में। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, ये हम देखेंगे पार्ट 3 में बच्चों। तो कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। ओके।